नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 16 जून 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवस्था जागरूकता दिवस के ऊपर, जिसे हम प्रतिवर्ष 15 जून को मनाते हैं। और यह दिन बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा के विरोध में हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसका जो इतिहास है वो कुछ इस प्रकार है कि इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज INPEA के अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 66/127 को दरकिनार करते हुए दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिन को मान्यता दी गई थी। यानी कि 2011 से इसको मान्यता मिली हुई है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक बूढ़ी, जिसे आप माँ कह सकते हैं या फिर बूढ़ी स्त्री कह सकते हैं, वो सब्जियों का ठेला लगा रही हैं। कोई बात नहीं, इस उम्र में कार्य करें, लेकिन एक उम्र होती है जिसके बाद व्यक्ति को कार्यों को छोड़कर धर्म, कर्म और संसार के बारे में जानना होता है। तो इन जो लेडी की उम्र है वो उम्र यही है। इस उम्र में इस प्रकार के कार्य नहीं किए जाते हैं। इस उम्र में आपको परिवार की सहायता की ज़रूरत होती है, आपको बेटे बेटियों की सहायता की ज़रूरत होती है। तो कई ऐसे बुज़ुर्ग हैं, कई ऐसी बुज़ुर्ग माएँ हैं, कई ऐसे बुज़ुर्ग पिता हैं, जिनको अपने बच्चों द्वारा बाहर छोड़ दिया गया है, वृद्धाश्रमों में छोड़ दिया गया है और कह दिया गया है कि हम आपको नहीं पाल सकते। वो माँ जो उस बच्चे को 9 माह अपने गर्भ में सुरक्षित रख सकती हैं, क्या वो बच्चा उसे कुछ दिन नहीं पाल सकता, कुछ साल नहीं पाल सकता? क्योंकि वैसे भी इनकी उम्र अब ढलान में आ रही है। तो ऐसे कई सारे माता पिता हैं। तो इन्हीं के विषय में, इन्हीं के साथ जो हो रहे दुर्व्यवहार के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम प्रतिवर्ष 15 जून को विश्व स्तर पर विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाते हैं। तो मेरी तो सभी से यही अपील है कि आप सभी अपना कर्तव्य का पालन करते हुए अपने माता पिता को अपने साथ ही रखें, भले ही वो कितने ही बुजुर्ग हों, भले ही कैसी अवस्था में क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे टॉपिक की ओर। हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो है कि इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और यामीनी पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 49 वर्षीय पूर्व तकनीकी उद्यमी बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेते हैं, जिन्हें 12 साल 2009 से 2021 के बाद पद से बाहर कर दिया गया। नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम हैं। है कि जो 2009 से 2021 तक जो पीएम रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जगह अब यामीनी पार्टी के नेता नाफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बेनेट एक नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगी, जो कि मध्यम मार्गी येश पार्टी के प्रमुख येर लापिद के साथ बनाई गई। येर लापिद के साथ नई गठबंधन सरकार रोटेशन के आधार पर चलेगी, यानी कि इसमें रोटेशन होगा। इस प्रकार से रोटेशन होगा कि बेनेट सितंबर 2023 तक इजराइल के प्रधानमंत्री होगी और उसके बाद 2025 तक अगले 2 वर्षों के लिए लापिद प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। तो इस प्रकार से बने हैं इजराइल के, आप जिन्हें कह सकते हैं कि आगामी एक प्रधानमंत्री और वर्तमान एक प्रधानमंत्री, यानी कि 2 प्रधानमंत्री जिन्हें आप कह सकते हैं। एक व्यक्तिगत तौर पर हैं और पार्टी के तौर पर तो एक ही पार्टी रहेगी सत्ता में। ठीक है,
अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कन्नड़ फिल्म अभिनेता संचारी विजयन का निधन हो गया है। संचारी विजयन का 2015 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले वयोवृद्ध कन्नड़ फिल्म अभिनेता संचारी विजयन का दुखद निधन हो गया है, जिन्होंने 2011 में कन्नड़ फिल्म रंगपा हांग बीटना से फिल्मों में डेब्यू किया था। 2011 में उनकी फिल्म नानू अवनाला अवुल ने 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उन्हें दिलाया था, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाई थी। तो 2015 में इन्होंने यह पुरस्कार जीता और 2011 में इन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया था रंगपा होंग बेटना नामक फिल्म से संचारी विजयन ने, जिनका दुखद निधन हो गया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है मिल्खा सिंह के बारे में कि पूर्व भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान निर्मल मिल्खा कौर, जो स्प्रिंट लीजेंड मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख की पत्नी है निर्मल मिल्खा कौर, इनका कोविड-19 संक्रमण के बाद से दुखद निधन हो गया है। निर्मल मिल्खा सिंह पंजाब सरकार में महिलाओं के पूर्व खेल निदेशक भी रह चुकी हैं। ये है निर्मल मिल्खा सिंह और ये है मिल्खा सिंह। ये निर्मल मिल्खा सिंह कौर, ये निर्मल कौर थी जिनकी शादी हुई मिल्खा सिंह से, तो इनका नाम हो गया निर्मल मिल्खा सिंह। सिंह क्षमा कीजिएगा, सिंह नहीं आता इनके नाम में, निर्मल मिल्खा कौर। तो ये मिल्खा सिंह के बारे में भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है डी गुकेश के बारे में। डी गुकेश ने सनसनीखेज तरीके से $15,000 का गेलफेथ चैलेंज चेस का खिताब जीता है और उसके साथ ही कोलिन मेलवॉटर चैंपियंस चेस टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड भी जीता है डी गुकेश ने। उन्होंने प्रज्ञानंद के खिलाफ महत्वपूर्ण बैटल सहित सभी 4 राउंड जीते और अन्य खिताब दावेदारों से जुड़े खेलों के अनुकूल परिणामों की एक श्रृंखला के बाद शीर्ष पर उभरे हैं डी गुकेश। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भारती एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी अजय पुरी को 2021-22 के लिए उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। अजय पुरी को सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने 2021-22 के लिए नेतृत्व की घोषणा करते हुए कहा कि रिलायंस जियो इन्फोसिस के अध्यक्ष प्रमोद कुमार मित्तल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। एसोसिएशन उद्योग के भविष्य और आगे के अवसरों के बारे में आशावादी हैं और क्योंकि 5G और संबंध प्रौद्योगिकियां वाणिज्य तैनाती के करीब आती हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में COAI का और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ये है अजय पुरी। ठीक है, ये हमारा एयरटेल के बारे में COAI के बारे में टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है IAMI के बारे में, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। और कुछ इस प्रकार है कि IAMI के डिजिटल प्रकाशक सामग्री न्याय शिकायत परिषद DPCGC के एक हिस्से के रूप में गठित शिकायत निवारण बोर्ड GRB की अध्यक्षता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त अर्जुन कुमार सीकरी, ये हैं अर्जुन कुमार सीकरी, अर्जुन कुमार सीकरी को शामिल किया है। GRB किसी भी DPCGC सदस्य की वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगा। ठीक है, और IAMI के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अमित अग्रवाल। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सुरेश रैना के बारे में।
पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है। पुस्तक के सह-लेखक सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द बिलीव का वर्णन किया, जिसे उन्होंने टैटू के रूप में अपनी बांह पर उकेरा था। यानी कि सुरेश रैना ने जो अपनी बायोग्राफी, जिसे आप कह सकते हैं, बिलीव नाम से निकाली है। इसका पूरा नाम, जिसे यदि आप जानना चाहें तो वही बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, विश्वास कीजिए कि क्या ज़िंदगी और क्रिकेट ने मुझे सिखाया है। इसका हिंदी अनुवाद यह हो सकता है। और इसके जो सह-लेखक हैं सुरेश रैना के अलावा वो भरत सुंदरसन है। और इस बुक में इन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो एक शब्द था, जो शब्द रैना को बताया होगा सचिन ने, बिलीव, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और उस शब्द को इन्होंने अपनी बांह पर एक टैटू के रूप में उकेर भी रखा है। इस बुक का यदि संक्षेप में हम देखें कि क्या क्या बताया गया है, इस बुक का सार जो है वो कुछ इस प्रकार है कि क्रिकेट ने अपने क्रिकेट करियर की एक झलक साझा की है सबसे, जिसमें सफलता असफलता, चोट झटके और वह इसके शीर्ष पर कैसे आए। उन्होंने बताया कि कैसे बीसीसीआई वरिष्ठ खिलाड़ियों और एयर इंडिया की छात्रवृत्ति ने उन्हें छात्र जीवन के दौरान एक क्रिकेटर के रूप में विकसित होने में मदद की। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व महान जोंटी रोड्स द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ फील्डर के रूप में नामित होना बहुत अच्छा था। और युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ के जैसे खेलने के अनुभव से सीखा। पुस्तक में उन्होंने आशा, प्रेम, काम और सौहार्द के महत्व को बताया, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे महान सफ़ेद गेंद बल्लेबाजों में से एक बना दिया, सुरेश रैना को। तो ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है। आप भी इस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, तो हमारा जो आज का आखिरी टॉपिक आता है वो आता है असम राज्य के बारे में। असम ने ये घोषणा की है कि असम सरकार अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करेंगे। यानी कि असम के खुद के भारत रत्न मिलेंगे, असम का खुद का असम के खुद के पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। कैबिनेट ने अन्य नागरिक सम्मानों की भी स्थापना की कि जैसे हर साल 3 व्यक्तियों को असम विभूषण, 5 को असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री प्रदान किया जाना है। इन 4 पुरस्कारों में क्रमशः 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हैं जगदीश मुखी और यहाँ के असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी, क्षमा कीजिएगा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सेशन को कंप्लीट करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दी जाए कि आप यूट्यूब पर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए सर्च कीजिएगा शुभम नागर, शुभम नागर A1। ये इंग्लिश का वन ऑफ द बेस्ट चैनल जिसे आप कह सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको इनके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और आप बहुत ही इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं। इनका एक टैगलाइन भी बहुत अच्छी है जो मुझे बहुत पसंद आई है कि यदि करना हो इंग्लिश का सेवन तो सब्सक्राइब करो शुभम नागर A1। ठीक है, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा शुभम नागर A1। धन्यवाद, शुक्रिया।